Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो MDU PYQs का एक सेशन में ऑलरेडी कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको 2023 एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस के PYQs डिस्कस किए थे एंड होपफुली वो जितने भी सॉल्यूशंस मैंने आपको कराए थे वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस के PYQs एंड कुछ एक क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं ले रहा हूँ, थ्रू के जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर गिवन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के लिए जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2/3 mr²। हमें उसकी टेंजेंट के अबाउट निकालना है। तो लेट सपोज ये एक स्फेरिकल शेल है, तो इसके लिए इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें गिवन है और वो कितना है 2/3 mr²। हमें इसकी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट सपोज ये टेंजेंट है और टेंजेंट को हमने नाम दे दिया AB, तो ये इसकी रेडियस हो गई R। तो यहाँ पर हम थ्योरम यूज करेंगे कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम यूज करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग IAB वो किसके बराबर हो जाएगा IXX और प्लस mr²। अब ये जो वैल्यू है IXX वो हमें गिवन है 2/3 mr²। और उसके बाद क्या होता है मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको कैपिटल R कर लो। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/3, है ना। तो ये बन जाएगा 5/3 mr², विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि dl/dt ये किसके इक्वल होता है, टॉर्क के। और ये एनालॉगस होता है किसके, जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है जिसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, तो उसके एनालॉगस होता है। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा टॉर्क। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं MDU एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या इसको MDU CEE भी बोला जाता है। MDU CEE यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस के लिए, तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। बैच का नाम है अभ्यास 2.0, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द PYQs। MDU के तो PYQs होंगे ही होंगे, साथ में अदर यूनिवर्सिटीज लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये बैच रहेगा ही रहेगा, यूजफुल रहेगा। साथ में AMU के PYQs आपको मिल जाएंगे, जामिया के मिल जाएंगे। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके PYQs यहाँ पर अवेलेबल होंगे। नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज के जो PYQs है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आपको एक ही बैच के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रिपरेशन की जो है वो चांस मिल जाता है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, गूगल प्ले स्टोर से। बैच का जो प्राइस है वो केवल और केवल 1700 रुपीज है। और इस बैच के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस और PYQs मिलने वाले हैं, डेफिनेटली उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको करना है ज्वाइन तो आप आज ही डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये CUET PG 2023 का क्वेश्चन भी है। ये CUET PG 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को हमको कंजर्व करना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m1v1r1 इक्वल्स टू m2v2r2। तो यहाँ मास तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, तो मास सेम हो गया। अब सिंस v इक्वल्स टू होता है ओमेगा r, तो ये बन जाएगा ω1² ओमेगा r। v इक्वल्स टू तो होता है ओमेगा r, तो ये बन जाएगा हमारे पास ω1r1² और ये बन जाएगा ω2r2²। अब जो ω1 है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2π/T1 और इंटू r1², इसको मैंने कैपिटल R1² लिख दिया। इसी तरह से इसको लिख दूंगा मैं 2π/T2 और ये हो जाएगा कैपिटल R2²। क्वेश्चन में गिवन है कि जो R2 की जो वैल्यू है वो R1 की हाफ हो जाती है। तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल कर दो पहले तो ये हो गया 1/T1 और ये R1² 1/T2, हाफ हो जाती है R2 की वैल्यू, यानी कि क्या बन जाएगा R1²/4। तो यहाँ से कैंसिल हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है T2 की, तो T2 इक्वल्स टू हो गया T1/4। T1 यानी कि टाइम पीरियड, डेली का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, तो 24/6, तो ये कितना हो गया
ये 24/4, 24/4, तो यहाँ से कितना आ गया 6। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लैग्रेंजियन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, हालांकि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत बड़ा जाएगा, याद कर लेना यार। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास दो एनर्जी होती है, एक होती है कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी उसके पास होती है, काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर हम कैसे भी निकालें, आंसर से मतलब है। काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो होती है हाफ mv², जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ kx²। v को आप लिख सकते हो x डॉट, तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है m x डॉट स्क्वायर, है ना, m x डॉट स्क्वायर। अब क्योंकि स्प्रिंग जो है वो रिपल्सिव नेचर शो करती है, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कौन सा, माइनस। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, हाफ kx²। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस kx²। इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है, जा सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है तो उस केस में क्या करना है, लैग्रेंजियन अगर है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप ये इक्वेशन लिखते हैं, डेल एल, एल का मतलब है ये पूरी जो वैल्यू आ रही है एनर्जी की एल है, ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल एक्स। तो यहां से जब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे तो ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ तो फिर इसका ये आंसर आ जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें इसका लैग्रेंजियन पूछा गया है, तो लैग्रेंजियन की वैल्यू है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ डिस्क रिंग एंड स्पेयर ऑफ द सेम, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है जो रोलिंग मोशन के लिए विदाउट स्लिपिंग, तो वो फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा अंडर रूट 2h अपॉन जी, और ये होता है 1 + k² अपॉन r²। अब अगर मैं एक एक करके बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए बात करूं, तो फॉर डिस्क, डिस्क के लिए अगर मैं k² अपॉन r² की वैल्यू रख देता हूं तो ये फॉर्मूला बनता है 1/sin थीटा, और यहां पर बनेगा ये 3h अपॉन जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा 3h अपॉन जी। इसी तरह से अगर मैं रिंग के लिए बात करूं तो फॉर रिंग, रिंग के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/sin थीटा, और k² अपॉन r² की वैल्यू रखने के बाद ये हो जाएगा 4h अपॉन जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा 4h अपॉन जी। और अगर मैं स्पेयर की बात करूं तो स्पेयर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/sin थीटा, और ये फॉर्मूला बन रहा है 14h अपॉन 5g। तो अगर टाइम की कैलकुलेशन करोगे तो सबसे कम टाइम आएगा इसमें स्पेयर में, तो आंसर आ जाएगा हमारा स्पेयर। अब ध्यान से सुनो, मैं k² अपॉन r² की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं, तो i इक्वल्स टू होता है mk²। जब आप डिस्क के लिए बात करोगे तो मैं यहाँ डिस्क का लिख देता हूं, तो डिस्क के लिए बात करोगे तो डिस्क के लिए लिखोगे आप हाफ mr²। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे k² अपॉन r² की, वो वैल्यू आ जाएगी 1/2, वो मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करी है। इसी तरह से आप रिंग के लिए लिखोगे तो रिंग के लिए आप क्या लिखोगे, mk² इक्वल्स टू mr²। और इसी तरह से आप सॉलिड स्पेयर के लिए बात करोगे तो सॉलिड स्पेयर के लिए आप लिखोगे mk² इक्वल्स टू 2/5 mr²। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, k² अपॉन r की वैल्यू आपको इस तरह से निकाल के इस फॉर्मूला में रखनी है। तो यहाँ से सबसे कम जो टाइम आएगा वो आएगा किसके लिए, स्पेयर के लिए, है ना, सबसे कम जो टाइम आएगा स्पेयर के लिए, फिर डिस्क के लिए आएगा, और फिर आएगा रिंग के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनको इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो स्पेयर तो आंसर आ गया। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में तो वैसे लगा सकते हो। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि घटते हुए क्रम में, है ना, तो भी आप इसको अरेंज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते ही होते हैं, वो कौन से होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो यहां पर फॉर्मूला यूज होगा इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सेलरेशन का a इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। अगेन वही वैल्यू है k² अपॉन r² की। सर्कुलर डिस्क है तो अभी मैंने आपको बताया था, इसके लिए आप कैसे लिखोगे, हाफ mr²। तो यहां से k² अपॉन r² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a g sin थीटा sin 30 डिग्री ये हो जाएगा, प्लस 1 + k² अपॉन r² 1/2 ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास g/3 विच इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ a + b बहुत चंपू सा क्वेश्चन है। a + b ये वेक्टर में है और उसका मॉड कर रखा है, और उसके बाद a - b वेक्टर में है, उसका मॉड कर रखा है। दोनों साइड कर दो स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a² + b² + 2
ए डॉट बी, और इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ये खत्म, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब खत्म, तो ये बन जाएगा फॉर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट दो चीजों का 0 आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ए, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, ये 1 लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू हमें गिवन है, वो लिखा हुआ है j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से a डॉट बी निकालना है, तो a डॉट बी जब हम निकालेंगे तो ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीपल तो कुछ है नहीं यहाँ पे। फिर ये बनेगा माइनस j डॉट j बनेगा 1, तो ये -2, और ये बन जाएगा +3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, विच इज ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वेक्टर ए इज सोलेनोइड। सोलेनोइड की कंडीशन क्या होती है, उसका डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, यहां पर देखो सस्पेक्टेबिलिटी पूछा है, तो डाई मैग्नेटिज्म सब्सटेंस, परफेक्टली डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसकी सस्पेक्टेबिलिटी कितनी होती है, -1 है ना। सस्पेक्टेबिलिटी जो होती है, सस्पेक्टेबिलिटी होती है उसकी -1। और अगर आपसे यहां पर पूछा जाता परमिएबिलिटी, क्या पूछा जाता, परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी आती 0। तो यहां पर आपसे पूछा है सस्पेक्टेबिलिटी, तो वो तो आंसर आप लगाओगे फर्स्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए परमिएबिलिटी, देन उस केस में आप आंसर लगाओगे 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा 0। तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एंड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है, इसलिए जो वर्क डन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो रिपल्सिव होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि दोनों सेम टाइप के चार्ज हो गए, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू होती है S इक्वल्स टू होता है E क्रॉस H अपॉन म्यू, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इलास्टिसिटी, हाईएस्ट इलास्टिसिटी होती है स्टील की। क्वेश्चन नंबर 16, वायर लेंथ, देखो कोई भी वायर है, मान लो ये वायर है, इस वायर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, वो डिपेंड नहीं कर रही कि वायर की लेंथ क्या है, तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस इसकी इंडिपेंडेंट है लेंथ ऑफ वायर से, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर। तो यदि मैं इसको हाफ भी कर दूंगा, यदि मैं अभी ये L है और इसको मैं L/2 भी कर दूंगा, तो उस केस में भी इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पहले जितना लोड था बाद में भी इस पे उतना ही लोड रहेगा, यानी कि 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पॉइजन रेशो की जो वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल लिमिट जो होती है इसकी, थ्योरेटिकल लिमिट, ये दो लिमिट होती है, एक होती है थ्योरेटिकल लिमिट, तो थ्योरेटिकल लिमिट जो होती है इसकी होती है, वो होती है 0.1, कहाँ से ले तक, 0 से और 0.5 तक। प्रैक्टिकल जो लिमिट होती है इसकी, प्रैक्टिकल लिमिट, प्रैक्टिकली ये वैल्यू करता है, वेरी करता है -1 से लेकर और कहाँ तक, 0.5 तक। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.5। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस आर एनक्लोज इन 2 आइडेंटिकल, देखो तो यहां पर VRMS निकालना है, VRMS हीलियम अपॉन VRMS ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। तो ऑक्सीजन का हो गया 32 और ये हो जाएगा कितना, 4, तो यहां से ये आएगा 8 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2√2:1। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 4th इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे MDU MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2022 के PYQs। सॉल्यूशंस मैंने अपने एंड पे प्रॉपरली सही कराने की कोशिश की है, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं MSc एंट्रेंस फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे PYQs भी मिलेंगे। डाउनलोड करने, बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।